जय हिंद दोस्तों। यूपी लेखपाल की परीक्षा में ग्राम्य समाज एवं विकास में दोस्त इन्हीं 10 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, प्रमुख फसलें। अध्याय 7, प्रमुख फसलें। इस अध्याय में दोस्त केवल 70 प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। मृदा मतलब मट्टी। मिट्टी कौन सी है? तो 4 विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, मटियार दोमट। जो धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है मटियार दोमट। इसको याद रखना, दोमट मिट्टी, मटियार दोमट। अगला है, रोपने के समय धान पौध की उम्र होनी चाहिए। जो रोपण करते हैं उसके रोपने के समय धान के पौधे की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 से 25 दिन। तो धान को गाड़ने या रोपने के समय जो धान का पौधा है वो 20 से 25 दिन का होना चाहिए। अगला है, धान की पछेती लंबी प्रजाति का नाम है। जो धान की पछेती लंबी प्रजाति है उसका क्या नाम है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, क्रॉस 116। जो धान की पछेती लंबी प्रजाति है उसको कहते हैं दोस्त क्रॉस 116। इसको ध्यान रखना। अगला है, गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, विटामिन ए। जो गोल्डन धान है उसमें प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन ए। इसको ध्यान रखना। अगला है, धान की महीन एवं सुगंधित प्रजाति है। जो धान की महीन एवं सुगंधित प्रजाति है कौन सी है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, टाइप 3। जो धान की महीन एवं सुगंधित प्रजाति है उसको कहते हैं दोस्त टाइप 3। अगला है, धान की प्रति हेक्टेयर बीज दर सीधी बुआई क्या है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, 80 से 100 किलोग्राम। तो धान की प्रति हेक्टेयर बीज दर की सीधी बुआई है वो है 80 से 100 किलोग्राम, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। अगला है प्रश्न नंबर 7, भारत में धान की प्रमुख फसल है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है कि भारत में धान की प्रमुख फसल कौन सी है? अमन, ओस, बोरा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, अमन है वो भारत में धान की प्रमुख फसल है। इसको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न। अगला है, भारत में मक्का की खेती शुरू की गई। जो भारत में मक्का की खेती है वो कब शुरू की गई? 4 विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 16वीं शताब्दी। जो भारत में मक्का की खेती शुरू की गई थी वो की गई थी 16वीं शताब्दी में। अगला, भारत का मक्का की पैदावार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है कि भारत में मक्का की पैदावार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, चतुर्थ। भारत का मक्का उत्पादन में, मक्का पैदा करने में चौथा स्थान है। इसको ध्यान में रखना। अगला है प्रश्न नंबर 10, श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है श्वेता? ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, मक्का। जो श्वेता है वो मक्का की कंपोजिट प्रजाति है, इसको ध्यान में रखना। अगला है, ज्वार के चारे की उत्तम प्रजाति कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्वार का चारे की उत्तम प्रजाति कौन सी है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, कंपोजिट वन। जो ज्वार के चारे की उत्तम प्रजाति है उसको कहते हैं दोस्त कंपोजिट वन। अगला है,
ज्वार रबी में उगाई जाती है, ज्वार की फसल रबी में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? पहाड़ों पर, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, उत्तरी भारत में। जो ज्वार रबी में उगाई जाती है वो उगाई जाती है कहाँ? उत्तरी भारत में। अगला, सफेद मोती किस्म संबंधित है? सफेद मोती किस्म किससे संबंधित है? ज्वार, बाजरा, मक्का, धान। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ज्वार से। सफेद मोती किस्म में वो संबंधित है ज्वार से, इसको ध्यान में रखना। अगला है, भारत में ज्वार की कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं? ड्यूरा, गिन्नी या दोनों या कोई नहीं? राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ए भाई दोनों। जो भारत में ज्वार की प्रजातियां हैं वो ड्यूरा और गिन्नी दोनों उगाई जाती हैं। अगला है, अरहर के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी। जो अरहर के लिए, अरहर की दाल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी, इसको भी ध्यान रखना। अगला है, प्रजाति, प्रभात प्रजाति है। जो प्रभात प्रजाति है वो किसकी है? आलू की, करेला की, उड़द की या अरहर की? तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, अरहर की। जो प्रभात प्रजाति है दोस्त वो अरहर की प्रजाति है, इसको ध्यान रखना। अगला है, निम्न में से अरहर का जन्म स्थान है? जो अरहर का जन्म स्थान है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, भारत। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, अफ्रीका। जो अरहर का जन्म स्थान है वो माना जाता है दोस्त अफ्रीका को, इसको ध्यान में रखना। अगला है, अरहर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि अरहर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, 22%। जो अरहर में प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्त वो होती है 22%, इसको ध्यान में रखना। अगला है, पछेती अरहर के पकने का समय है? जो पछेती, पछेती बोलते हैं, से बोलते हैं पिछाई अरहर। पछेती अरहर के पकने का समय है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, अप्रैल, मई। जो पछेती अरहर पकने का समय है वो है अप्रैल, मई। अगला है, यूपीए 120 एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है यूपीए 120? गेहूं, अरहर, जौ, उर्द। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, अरहर की। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूपीए 120 है वो भी अरहर की प्रजाति है। अगला है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट पूछा भी गया है ये कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ICAR कहाँ है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, करनाल। जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है दोस्त वो है करनाल में, इसको ध्यान रखना। अगला, भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश में दलहन का सबसे अधिक उत्पादन होता है, आपको ध्यान रखना है ये। अगला है, सोयाबीन की एक उन्नतशील जात का नाम है? सोयाबीन की एक उन्नतशील जात का क्या नाम है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, गौरव। जो सोयाबीन की एक उन्नत जात का नाम है वो है दोस्त गौरव। अगला, सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है? 4 विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 75 से 80 किलोग्राम। जो सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर बीज की दर होती है वो होती है 75 से 80 किलोग्राम। अगला है प्रश्न नंबर 25। सोयाबीन की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है? पहाड़ी, मैदानी, तराई, पठार? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, पहाड़ी। जो सोयाबीन की खेती है वो पहाड़ी इलाके में सबसे अच्छी अधिक होती है,
ये सर्वोत्तम स्थान उसका होता है पहाड़ी इलाका। सोयाबीन पहाड़ी इलाके में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए प्रति हेक्टेयर कितने पौधे चाहिए? प्रति हेक्टेयर कितने पौधे चाहिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए? तो चारों विकल्प ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी 3 से 4 लाख। जो सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम 3 से 4 लाख पौधे होने चाहिए। अगला है उड़द के पकते समय फली का रंग हो जाता है। जो उड़द की दाल है उसके पकते समय फली का रंग कैसा हो जाता है? हरा, पीला, काला, भूरा। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी काला। जो उड़द है उड़द उसका फली पक जाती है तो उसका रंग हो जाता है कैसा? काला। अगला है उड़द में वर्षा का होना किस समय हानिकारक है? चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है फूल आते समय। अगर उड़द में वर्षा फूल आते समय हो रही है तो वो उड़द के लिए बहुत हानिकारक है। अगला है उड़द में वसा प्रतिशत पाया जाता है। उड़द में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 1.3%। उड़द है उसमें 1.3% वसा की मात्रा पाई जाती है, इसको ध्यान में रखना। अगला है मूंग के बीज को कितनी गहराई पर बोते हैं? जो मूंग का बीज है उसको कितनी गहराई पर बोते हैं? 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। मूंग के बीज को जमीन के अंदर 5 सेंटीमीटर तक बोते हैं। अगला मोहिनी किसकी किस्म है? जो मोहिनी है वो किसकी किस्म है? चने, लोबिया, मूंग या अरहर की? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी मोहिनी है वो मूंग की किस्म है, इसको ध्यान रखना। मूंग की दाल की किस्म है मोहिनी। अगला है के 851 किस्म है, किसकी किस्म है? के 851। अरहर, मूंग, मटर, चना। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी मूंग। तो मोहिनी और के 851 ये दोनों मूंग की ही किस्में, इसको ध्यान में रखना। अगला निम्न में कौन सी फसल दलहनी है? कौन सी फसल दलहनी है? तो 4 विकल्प हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए मूंग। तो दलहनी फसलें होती हैं वो होती हैं दालें, जैसे मूंग है, उड़द है, अरहर है, वो है दलहनी फसलें, तो हो गई मूंग। ठीक है, दालें ही होती हैं दलहनी फसलें। अगला है मूंगफली की उत्पत्ति स्थान है। जो मूंगफली है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ब्राजील, भारत, अफ्रीका, पाकिस्तान। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए ब्राजील। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राजील है, इसको आप ध्यान रखना। अगला है मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है। जो मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? 70, 50, 40 या 30%। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 70%। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मूंगफली में दानों की जो औसत मात्रा होती है वो होती है 70%। अगला है सबसे अधिक उपज वाली मूंगफली की प्रजाति है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए चंद्रा। जो सबसे अधिक उपज वाली मूंगफली की प्रजाति है वो है चंद्रा। अगला मूंगफली को किस नाम से पुकारते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मूंगफली को और किस नाम से पुकारते हैं। 4 विकल्प को ध्यान से पढ़िए। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी अर्थनट। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी नहीं है। मूंगफली को और नाम से जानते हैं, वो जानते हैं अर्थनट नाम से। अगला है प्रश्न नंबर 38। भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। अगला विश्व में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला देश है, वो राज्य था भारत का। अब विश्व में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, क्यूबा, ब्राजील।
तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए भारत। तो विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है वो होता है हमारे भारत में, इसको भी ध्यान में रखना। अगला है गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं। तो गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल है उसको क्या कहते हैं? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी रक्षक सस्य, उसको कहते हैं रक्षक सस्य। जो गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल होती है उसको कहते हैं रक्षक सस्य, जिससे गन्ने की सुरक्षा की जा सके, कोई तोड़कर न ले जा सके। अगला है गन्ने के साथ निम्न में कौन सी फसल ली जा सकती है? तो गन्ने के साथ साथ निम्न में कौन सी फसल बोई जा सकती है? सरसों, चना, मूंग या सभी? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी फसल बोई जा सकती हैं। अगला है भारत की हरित क्रांति में किस फसल का योगदान अधिकतम है? ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी को ये कई बार पूछा भी गया है। तो कौन सी फसल है भारत की हरित क्रांति का सबसे योगदान देती है? 4 विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूं। जो हरित क्रांति में फसल में सबसे अधिक योगदान देता है वो देता है दोस्त गेहूं। अगला, गेहूं की बोनी किस्म का जन्म स्थान है? गेहूं की बोनी किस्म का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, कहाँ है? भारत, रूस, कनाडा, मैक्सिको। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी मैक्सिको। गेहूं की बोनी किस्म का जन्म स्थान, गेहूं की बोनी किस्म है उसका जन्म स्थान माना जाता है दोस्त मैक्सिको में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला है रत्ना, एक प्रजाति है। जो रत्ना है वो एक प्रजाति है चने की, धान की, गेहूं की या जौ की? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी जौ की। जो रत्ना है वो जौ की एक प्रजाति है। अगला है निम्न में सबसे अधिक सरसों पैदा करने वाला देश है। सबसे अधिक सरसों पैदा करने वाला देश है। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए। और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी भारत। विश्व में सबसे अधिक सरसों पैदा करने वाला देश है दोस्त वो है अपना भारत। अगला, नीली क्रांति किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी मत्स्य पालन। तो नीली क्रांति संबंधित है दोस्त मछली पालन से। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। ठीक है दोस्त। अगला है प्रश्न नंबर 47। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग कितना है? कृषि का योगदान लगभग कितना है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 17.8%। तो भारत की राष्ट्रीय आय है दोस्त उसमें 17.8% कृषि का योगदान है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? 4 विकल्प हैं। और राइट आंसर ऑप्शन बी 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है दोस्त वो है 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला है भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? जो औसत फसल गहनता है वो कितनी है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 142%। भारत की औसत फसल गहनता लगभग दोस्त है वो है 142%। अगला है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। 4 विकल्प हैं। और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है वो है कर्नाटक। इसको ध्यान में रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? 4 विकल्प हैं। और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 55%। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के लगभग 55% लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, ये प्रदान
कराता है। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं वो हैं कृषि क्षेत्र में। ठीक है, इसमें इसको ध्यान में रखना, ये कृषि क्षेत्र। अगला है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 1985। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। अगला है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 1999 में, 1999 से 2000 के बीच। 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में प्रारंभ हुई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। किसान भाई योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? 4 विकल्प। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी 1992। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना है दोस्त, वो 1992 में लागू की गई थी, इसको ध्यान रखना। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 4 विकल्प हैं। और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 2005, मई 2005। तो मई 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था, इसको भी ध्यान रखना। अगला है लघु कृषक विकास योजना कब आरंभ की गई थी? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 1971। तो लघु कृषक विकास योजना है वो 1971 में लागू की गई थी। अगला है निम्नलिखित में कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। दलहन, चावल, गेहूं या मोटे अनाज। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी मोटे अनाज हैं, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित या आच्छादित नहीं है, इसको ध्यान रखना। अगला है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? चार विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी कर्नाटक। तो आपको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना है वो सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य में चालू की गई थी। अगला किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 1998-1999 में। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना है कि 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है वो दोस्त लखनऊ में है, इसको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चार विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी वाराणसी। भारतीय सब्जी शोध संस्थान है दोस्त वो है वाराणसी में। अगला भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? चार विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए पंतनगर, पंतनगर उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्त की गई थी, वो की गई थी पंतनगर में।
अगला है प्रश्न नंबर 64। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहराइच, झांसी, मेरठ या गाजियाबाद? राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी झांसी। तो भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है दोस्त, वो है झांसी में, इसको भी ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संसूचित करता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये कि कौन है वो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संसूचित करता है। तो 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी 1965। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना है दोस्त, वो 1965 में की गई है। अगला है गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? गेहूं का समर्थन मूल्य है उसकी अनुशंसा कौन करता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो दोस्त गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला, निम्नलिखित में कौन सी एक नगद फसल नहीं है? कौन सी है जो नगद फसल नहीं है? तंबाकू, कपास, सोयाबीन, रबर। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, सोयाबीन है वो दोस्त, वो नगद फसल नहीं है। तंबाकू है, कपास है, रबर है, पर सोयाबीन नगद फसल नहीं है। तो लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं। निर्यात हेतु आय की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? निर्यात हेतु निर्यात हेतु आम की, आय नहीं, आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली या अल्फांजो? तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, अल्फांजो। तो निर्यात के लिए है आम की जो सबसे पसंदीदा प्रजाति है वो है दोस्त अल्फांजो। जो अल्फांजो आम है वो अधिक निर्यात किया जाता है। अगला है लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वह है क्या है? बाजार मूल्य है, परिसीमन मूल्य है, अधिप्राप्ति मूल्य है, न्यूनतम मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो लास्ट प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिप्राप्त मूल्य। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसे कहते हैं अधिप्राप्त मूल्य। तो दोस्त वीडियो समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।